जैसी प्रोग्रेस चल रही है, अब आप लोगों को खुद से मेंटेन करके चलनी होगी। इलेक्ट्रिकल पोर्शन बेसिकली हमने कल कंप्लीट किया था। कुछ चीज़ें हैं जो रिटच करनी होंगी, जैसे मान लीजिए आप प्लम्बिंग का काम कर रहे हैं। प्लम्बिंग का काम करने के लिए आपको कहीं पर पंप लगाने की ज़रूरत पड़ी, अब पंप को पावर देनी पड़ेगी, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल का बाद में भी रोल आएगा। आपने कहीं पर HVAC वर्क के लिए AHU प्लेस किया है, कहीं पर VAV प्लेस किया, उन सबको भी पावर की ज़रूरत होगी, तो उनके लिए भी आप कनेक्शंस करेंगे। तो वो चीज़ें रिटच होती रहेंगी बाद तक, ठीक है। उसके अलावा जो मेजर पॉइंट्स हैं वो सब हम लोग कवर अप कर चुके हैं। वापस से मैं सेम प्रोजेक्ट को ओपन करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी सारे डिसिप्लिन वहाँ सेट हैं और हम आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के बाद बात करें तो वहाँ पर सेकंड पोर्शन जो आपके पास आता है दैट इज़ HVAC। अगर हम प्रोजेक्ट ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली चलते हैं, देखिए इस पहला आपका डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल था। अगर मैं इलेक्ट्रिकल को थोड़ा देर के लिए मिनिमाइज़ कर देता हूँ, सेकंड है हमारे पास मैकेनिकल में आता है HVAC। सब चीज़ प्रीसेट है पहले की तरह ही ऑलरेडी, हमें कुछ व्यूज़, फ्लोर प्लान, सीलिंग प्लान, एलिवेशन तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेसिस भी डिफाइन है। जिस तरह इलेक्ट्रिकल वर्क शुरू करने के लिए हमें लाइटिंग एनालिसिस करना पड़ा, जिससे हमें ये पता चला हमें कितनी लाइट्स प्लेस करनी है, सेम उसी तरीके से HVAC का काम करने के लिए आपको हीट एंड कूलिंग लोड एनालिसिस करना होता है। लेकिन वो एनालिसिस के लिए हम लोग रेविट यूज़ करते नहीं हैं। उसमें कंपनीज अपनी मैनुअल E20 शीट को यूज़ करती हैं। E20 शीट का मतलब ये होता है कि एक्सेल का एक फॉर्मेट होता है, आप उसमें इनपुट्स देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हीटिंग एंड कूलिंग लोड एनालाइज किया जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ और वापस आते हैं, ये मेरे पास ऑफिस स्पेस है। ऑफिस स्पेस को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिकल को मिनिमाइज करते हैं और देखते हैं मैकेनिकल वाला ऑप्शन। आप मैकेनिकल वाले ऑप्शन पे अगर आएंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा सप्लाई एयर फ्लो अभी कितना दिखा रहा है, 0। कैलकुलेटेड हुआ नहीं है क्योंकि हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की। एक्चुअल अपडेट कब होगा, जब हम एयर टर्मिनल्स लगाएंगे। वो एयर टर्मिनल कितनी सप्लाई दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। नाउ अगर हमने मैनुअली कैलकुलेशन किया है, और पैर नहीं हिलाते, अगर हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया है और मान लीजिए एक्सेल से हमें पता चला कि 101 ऑफिस, ये जो हमारा स्पेस है, इसके लिए हमें 900 CFM की ज़रूरत है। CFM मतलब होता है क्यूबिक फीट पर मिनट। यहाँ जो यूनिट आ रही है वो आ रही है लीटर पर सेकंड। अब हमें यूनिट चेंज करनी है। हमें यूनिट का शॉर्टकट पता होगा, UN, जैसे ऑटोकैड में होता है। हमने प्रेस किया UN, एक प्रोजेक्ट यूनिट ओपन हो गई। लेकिन हमें जो यूनिट चाहिए उसका स्टैंडर्ड है मैकेनिकल डिसिप्लिन। हमने डिसिप्लिन को यहाँ से कॉमन की जगह चेंज किया HVAC में जाए, एयर फ्लो किस में दिखा रहा है, लीटर पर सेकेंड। हमने यहाँ क्लिक किया, हमने बोला हमें मेजर करना है क्यूबिक फीट पर मिनट, यानी कि CFM। ओके। अब मैं यहाँ आकर के इस स्पेस को सिलेक्ट करता हूँ, आप देख सकते हैं वो यूनिट CFM में चेंज हो गई है। कोई दिक्कत? अगर एक्सेल पर कहीं किया हुआ है, हम वहाँ से देखेंगे, जो रिक्वायरमेंट आएगी वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर देंगे कि उतनी चाहिए, अगर कैलकुलेशन अलग की गई हो। अगर कैलकुलेशन अलग नहीं की गई, सॉफ्टवेयर पे ही किया गया है, तो आप उसके लिए जब कैलकुलेशन करेंगे वो वैल्यू आपको कैलकुलेटेड में दिखेगी। और जो वैल्यू कैलकुलेटेड में होती है, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर को ये पता चल गया कि हाँ आपने कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में ही किया, तो वही वैल्यू स्पेसिफाई में भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। जो कैलकुलेटेड में आएगी वही स्पेसिफाइड में चली जाएगी, क्योंकि जब आपने इस पर कैलकुलेशन किया, अब आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत तो नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वैल्यू को उठा लेगा उससे, कैलकुलेटेड वाली वैल्यू से। ठीक है जी। एक्चुअल तब आएगा जब आप एयर टर्मिनल को प्लेस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब एयर टर्मिनल है, एयर टर्मिनल भी बेसिकली सीलिंग पे ही प्लेस होगा। मैं अगर सीलिंग प्लान पे जाता हूँ, सीलिंग प्लान पर जाकर यहाँ ऊपर चलते हैं अपने सिस्टम्स टैब में। सिस्टम्स टैब में आप देखते हैं यहाँ पर HVAC है। HVAC में एयर टर्मिनल भी दिया गया है, शॉर्टकट होता है AT, A फॉर एयर, T फॉर टर्मिनल। ठीक है जी।
एयर टर्मिनल को आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करते ही यहाँ पर 3 तरह के एयर टर्मिनल दिखाएगा कैटेगरी के हिसाब से अगर आप बात करें तो। एक सप्लाई के लिए, एक रिटर्न के लिए, एक एग्जॉस्ट के लिए। तीनों टर्म क्लियर है? सप्लाई देना, रिटर्न लेना, एग्जॉस्ट लेकर के एनवायरनमेंट में छोड़ देना। रिटर्न वाली एयर घूम करके आती है, एग्जॉस्ट वाली लेयर एयर जो होती है वो घूम के वापस नहीं आती। लेकिन इसका मतलब यहाँ से वहाँ जाना, जैसे विंडो एसी लगा हुआ है, वो रूम की एयर को सर्कुलेट कैसे करता है? ऐसा थोड़ा ना है कि आपने लगा दिया वो एयर बस दे ही रहा है। एक टाइम पे रूम के अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाएगा, वैक्यूम बन जाएगा एक तरीके से, वो एयर सप्लाई कर ही नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आपकी एयर की प्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, आपकी एयर का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा अगर वो केवल सप्लाई ही सप्लाई देता रहेगा? तो वो क्या करता है, सप्लाई भी देता है, और साइड में जो ग्रिल होती है ना जिसकी आप जाली की सफाई करते हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कि साफ कर दे, कूलिंग नहीं हो रही है, वो क्या होता है, वो अंदर की एयर का रास्ता ब्लॉक हो जाता है जो वो एयर को रिटर्न लेता है। आप सोचो जून का महीना, दोपहर की गर्मी, आपने एसी चलाया, ठंडी हवा, तुरंत परफॉर्मेंस डाउन। क्यों? अगर वो एयर रिटर्न नहीं ले पा रहा, उसे केवल सप्लाई देनी पड़ रही है, अंदर प्रेशर बढ़ गया क्योंकि रिटर्न नहीं जा रही, प्रेशर बढ़ गया तो हमारे एसी का एयर प्रेशर उतना ज़्यादा होना चाहिए, वो रूम से ज़्यादा होगा तभी एयर अंदर आएगी, क्योंकि एयर की हाई टू लो ही चलेगी, एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी। अब प्रेशर डिफरेंस मेंटेन तब होगा जब इनर की एयर जो है वो रिटर्न जानी शुरू हो। वो जब रिटर्न गई, रिटर्न सिस्टम के थ्रू, तो बीच में जाली है, ग्रिल्स हैं, वो एयर वो अडेप्ट करता है, तो उस एयर को ठंडा करने में उसे कम टाइम लगेगा एज कंपेयर टू बाहर की एयर वो इनटेक करे उस टाइम। बाहर की एयर तो बिल्कुल है 40-45 डिग्री पर, और जो रूम की एयर उसने ली है वो है मुश्किल से 30 डिग्री, तो उसको जल्दी से वो कूल कर सकता है ना। तो यानी कि एसी कम टाइम में बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, इसलिए वो सर्कुलेशन भी मेंटेन हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों के लिए हमेशा हमें सप्लाई और रिटर्न दोनों लगाने होंगे। अगर प्रेशर डिफरेंस नहीं आएगा तो एयर सर्कुलेशन नहीं हो सकता, एक फिक्स टाइम पर रुक जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास 3 तरह के ऑप्शन है, एग्जॉस्ट, रिटर्न एंड सप्लाई। अगर मैं फिलहाल सप्लाई की ही बात करता हूँ, मुझे सप्लाई वाला प्लेस करना है, कहाँ प्लेस करना है? सीलिंग पर। यहाँ कोई फेस का ऑप्शन तो है नहीं जिस तरह लाइट में आ रहा था, तो मुझे यहाँ पर हाइट देनी पड़ेगी। मुझे पता है सीलिंग की हाइट है 2438, मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, मैंने इस स्पेस में एक एयर टर्मिनल प्लेस कर दिया। प्लेस कर दिया, आप एरो से भी समझ सकते हैं ये एयर बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब ये सप्लाई दे रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ अब स्पेस को, अब देखो यहाँ पर एक्चुअल सप्लाई में वैल्यू आ गई है, आ गई ना वैल्यू, इससे पहले तो 0 थी, क्योंकि अब यहाँ एक एयर टर्मिनल है जो एयर की सप्लाई कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एयर आ रही है, तो वो वैल्यू अपने आप कहाँ आ गई? एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। समझ में आ गई बात? जी सर। लेकिन एक स्पेसिफाइड हमें मैनुअली कंट्रोल करना पड़ता है। अगर हम एक्सटर्नल किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं और कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो के अंदर हम वो वैल्यू यहाँ पर आती है जब हम रेविट पर ही हीट लोड कैलकुलेशन करते हैं। ओके, अब हम ट्राई करते हैं और एनालाइज टैब पर जाते हैं। जब आप एनालाइज टैब पर जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन होता है एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन का। एनर्जी ऑप्टिमाइजेशन में आप जाएंगे, अगर आपके पास हीटिंग एंड कूलिंग लोड एनालिसिस का कोई आइकन नहीं आता ये प्रॉब्लम्स आपको मिलेगी 2022, 2023, 2024 इन 3 में स्पेशली। तो आप क्या करिए, अपनी फाइल को सेव करके एक बार अपने रेविट को क्लोज़ कर देगा। जब आप रेविट को क्लोज़ करेंगे तो हमें एक फ़ाइल को सर्च करना है बेसिकली। वो फाइल आपको मिलेगी सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में जाएंगे, प्रोग्राम डाटा, ऑटोडेस्क, प्रोडक्ट एंड रिलीज का ऑप्शन यहाँ नहीं है। वापस चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में।
यूज़र डिटेल्स कहाँ होगी, यूज़र्स ऐप डाटा, रोमिंग, ऑटोडेस्क, रेविट, revit.ini, हमें ये फाइल चाहिए थी बेसिकली। ठीक है, अब ये जो रेविट वाली फाइल है इसको ओपन करेंगे हम लोग नोटपैड में। हमें यहाँ पर एक 2 लाइन का कोड बेसिकली लिख करके एंटर करना है, लेकिन कहाँ करना है तो उसके लिए हम डायरेक्टली सर्च करते हैं। एक चीज़ सर्च का ऑप्शन होता तो था, फाइंड, यही है। हम सर्च करेंगे, ब्रैकेट में लिखा होगा MISC, ये लिखा है जी। ठीक है, ये मिल गया। यहाँ पर हमें कुछ टूल्स को इनेबल करने के लिए वैल्यू डालनी होगी। दो लाइन लिखनी है, तो उसके लिए आप क्या करिए, MISC के बाद मैं 2 बार एंटर कर दूं ताकि 2 लाइन इनेबल्ड हो जाए। अब पहली लाइन में मैं मेंशन कर रहा हूँ इनेबल, और सारे लेटर्स को भी ध्यान से देखना होगा। जो कैप्स में है वो कैप्स में डलेगा, जो स्मॉल में है वो स्मॉल में डलेगा। इनेबल हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स, कहीं पर कोई स्पेस नहीं आया, इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी उसमें लिखना होगा हमें इनेबल वेदर इन लोकेशन इज इक्वल टू 1। ये दोनों वैल्यूज़ लिखी आपने। लिखने के बाद इस फाइल को आप सेव कर दीजिए। फाइल सेव करने के बाद आप अपने विंडो को क्लोज कर दीजिए। दोबारा से आप रैबिट ओपन करिए, तो आपके पास वो आपकी जो कमांड है बेसिकली वो आना चाहिए। वो काम किया है बेसिकली। अब ये चेक करेंगे कि वो ऑप्शन इनेबल हुआ भी है कि या नहीं। तो दोबारा से अपने उसी प्रोजेक्ट को ओपन किए करते हैं, वो हमने सेव कर दिया था वापस से। वो रेविट जो INI फाइल होती है वो बेसिकली एक तरीके से इसका एक टेम्पलेट है चीज़ों के, कहाँ क्या टेम्पलेट है, हमने जो सेटिंग कर रखी है वो सारी उस रेविट INI में ही सेव होती है। वो कॉन्फ़िगरेशन पूरा सेट रहता है। हम इस पर थे ना सीलिंग प्लान पर, तो इस स्पेस को सेलेक्ट करके आप देखें वैल्यूज़ तो मैकेनिकल सप्लाई कहाँ गया, हाँ वही आ रही है। अब ऊपर की तरफ जाएं अगर हम एनालाइज टैब पे, तो एनालाइज टैब में आप देखिए आगे आइकन, इस आइकन को यहाँ लाने के लिए ये मेहनत थी सारी, बस जो हमने अभी किया जाने के लिए। कोडिंग आपको ध्यान ये रखना है जो लोकेशन वो थी वो क्या थी। सी ड्राइव में जा सकते हैं, यूज़र्स का ऑप्शन होता है। यूज़र्स में जो भी आपके यूज़र का नाम है, यूज़र का नाम कैसे पता चलता है, जब आप स्टार्ट विंडो पर क्लिक करते हैं ये आपका यूज़र है, दिख रहा है यस M, या जब आप पासवर्ड डालते हैं वहाँ एक प्रोफाइल आती है ना, वो जहाँ जो भी नाम वहाँ लिखा होता है। तो आपको अपने यूज़र पे जाना है। यूज़र में होगा ऐप डाटा, ऐप डाटा में होगा रोमिंग, रोमिंग में होगा ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क में होगा आपका रेविट, रेविट में होगा रेविट 2024 मतलब वर्जन, और वहाँ मिलेगी रेविट फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती हैं उसकी, केवल रेविट की। वहाँ RPI KPB करके होता है, लेकिन केवल रेविट वाला। अगर आप और ध्यान से देखना चाहें उसको तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाना, उसका जो फॉर्मेट होता है वो INI होता है, केवल revit.ini या केवल रेविट लिखा होगा। ठीक है, इसके अंदर सेटअप करना है वो। ओके, सेटअप कंप्लीट हो गया। अब आगे का हीटिंग एनालिसिस करने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि हम लोग अब एनालाइज करेंगे लोकेशन को, लोकेशन के हिसाब से। ऐसा नहीं ना, अगर आप कोई हीटिंग एंड कूलिंग लोड कर रहे हो कश्मीर के लिए और दिल्ली के लिए, क्या फ़र्क नहीं आता टेम्परेचर में। इसीलिए सिनारियोज़ के अकॉर्डिंग होता है, लोकेशन पर डिपेंडेंसी होती है। ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर चेंज हो जाता है, इसलिए सारी चीज़ें चेंज होंगी। लोकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है।
ओके तो उसके लिए आप जाइए ऊपर की तरफ, यहाँ देख सकते हैं आप हीटिंग एंड कूलिंग लॉड्स का ऑप्शन है। हीटिंग एंड कूलिंग लॉड पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक विंडो ओपन हो जाता है, हीटिंग एंड कूलिंग लॉड्स। अब जो हमने स्पेसिस डिफाइन कर रखे हैं आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यही स्पेसिस डिफाइन है ना ग्राउंड फ्लोर के, उसके अलावा तो हमने किसी फ्लोर पे काम नहीं किया। लेकिन क्योंकि बिल्डिंग सिमिलर है, एक की कैलकुलेशन कर लो, एक का सेटअप कंप्लीट कर लो, उसके बाद तो कॉपी पेस्ट कर देंगे, हमें हर फ्लोर पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिपिकल फ्लोर प्लान्स हैं। टिपिकल मतलब सेम फ्लोर प्लान्स हैं नीचे से ऊपर तक, अगर तो ऐसा कर सकते हो। सर कभी होता है ना कि फर्स्ट वाला है सेकंड वाला है तो जी, बार उन होता क्या है देखो, अगर टिपिकल नहीं होती तो इन जनरल ऐसा होता है, ग्राउंड अलग होता है, फर्स्ट अलग होता है, फर्स्ट के ऊपर सब सेम होता है, तो ग्राउंड का अलग से डिजाइन होगा, फर्स्ट का अलग से डिजाइन होगा, उसके बाद कॉपी चल जाएगा सर। ठीक है ओके। तो यहाँ पर आता है सबसे पहला ऑप्शन बिल्डिंग टाइप। बिल्डिंग का टाइप कैसा है, कोई म्यूज़ियम है, कोई ऑफिस स्पेस है, कोई जिम है, कोई हमारे पास पुलिस स्टेशन है, कोई स्कूल है, कोई पोस्ट ऑफिस है, यूनिवर्सिटी है, टाउन हॉल है, किस टाइप का स्पेस है। हमने देखा कि यार ज़्यादातर हमारे ऑफिस से रिलेटेड वर्क थे, तो हाँ ऑफिस है। सेकंड ऑप्शन आ गया लोकेशन। हम यहाँ ब्राउज पर क्लिक करते हैं, अब लोकेशन के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं अपने पास। पहला ऑप्शन ये कि आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, अगर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी आपके पास नहीं है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट होती है। डिफ़ॉल्ट सिटी लिस्ट में आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, न्यू दिल्ली मिल जाएगा। ठीक है जी बात। तो आप डायरेक्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से एन पर जाकर ढूंढिए, पता चलेगा, वरना आप दिल्ली ढूंढते रह गए। जब आप न्यू दिल्ली यहाँ डालेंगे उसके अकॉर्डिंग लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू अपने आप वो पिकअप करेगा। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे ये वैल्यूज़ आ गई। अब देखो इनका फ़ायदा क्या है, मैं थोड़ा आपको एलोबरेट करता हूँ। वेदर पे जाइए, हमारा जो क्लोजेस्ट स्टेशन है उसने वो उठा लिया, दिल्ली सफदरजंग उठा लिया। उस वेदर स्टेशन से उसने जनवरी मतलब हर एक मंथ के ड्राई बल्ब और वेट बल्ब उठा करके उनका एक मीन निकाल लिया, डेली एवरेज, क्योंकि यही यूज होना। समझ आएगा, ये टेम्परेचर ये लोकेशन के हिसाब से वेरी करेगा, इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये टेम्परेचर्स वेरी करते हैं। ठीक है, अब अगर आप मुंबई के लिए कुछ करोगे तो वहां पर 12 मंथ्स का जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो अप्रोक्स सिमिलर चलता है, थोड़ा बहुत ही वेरिएशन आता है। पुणे की बात करें आप, सिमिलर रहते हैं टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस नहीं आता। आप दिल्ली में बात करें तो पता चला या तो 50 डिग्री हो जाता है, 5 डिग्री हो जाता है ना, तो यहाँ वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। तो उन सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेना होगा जब आप एनालिसिस करेंगे, इसलिए लोकेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकेशन पिक होगी। ग्राउंड प्लेन हमारा लेवल 1 पर ही है। प्रोजेक्ट का फेज क्या है, न्यू कंस्ट्रक्शन है। न्यू कंस्ट्रक्शन का मतलब एग्जिस्टिंग है या न्यू कंस्ट्रक्शन है। अब वो तो हम चेक कर सकते हैं कि एग्जिस्टिंग स्पेस होगा, कोई पहले से बिल्डिंग बनी हुई है आप उसके लिए कर रहे हो तो अलग बात है, कोई नया कंस्ट्रक्शन है आप उसके लिए कर रहे हो तो आप न्यू कंस्ट्रक्शन, इससे फ़र्क कुछ नहीं आएगा आपके उसमें, बस आप प्रोजेक्ट के फेज को डिफाइन कर रहे हो कि कैसा है। इसके बाद एक वैल्यू आप देखेंगे, सिल्वर स्पेस टॉलरेंस। अगर आप सिल्वर स्पेस टॉलरेंस की बात करें तो ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, देखने से चीज़ें ज़्यादा याद रहती है। अब केवल सिल्वर स्पेस ही देख लो। वर्ड यूज लगा दो जरा इसके आगे, वरना ये कुछ दूरी चीजें दिखाता रहेगा। इमेज आ जाती थी सबसे ऊपर ही, यहाँ क्या वैल्यू दे रहा है, देखो जैसे कोई फ्लोर प्लान है, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है, उसके बीच में कोई शाफ्ट है। जैसे आपको याद होगा हमने स्पेसेस डिलीट किए थे कुछ शाफ्ट के, याद आया, एक स्पेस यहाँ एक स्पेस यहाँ है, तो जो बीच में शाफ्ट का स्पेस है, दिस इज आवर सिल्वर स्पेस टॉलरेंस। कितना टॉलरेंस हम बियर कर रहे हैं,
हमारे पास मान लीजिए अपने प्लान के अंदर 4 शाफ्ट्स हैं, कोई शाफ्ट 2 फीट की विड्थ है, किसी की 3 फीट है, किसी की 4 फीट है। हम तीनों का एक एवरेज निकाल लेंगे कि भैया 3 फीट का एवरेज आ रहा है, तो वो 3 फीट हमारा सिल्वर स्पेस टॉलरेंस हो जाएगा। क्लियर? अगेन पार्ट डिज़ाइनर का है ये। 304.8 mm, इसका मतलब यह है इसने अराउंड 1 फीट लिया है सिल्वर स्पेस टॉलरेंस। हमने बोला नहीं यार, अराउंड आप मानकर चलें 750, लगभग 2.5 फीट का स्पेस टॉलरेंस हमें लेना है। ठीक है, क्योंकि 1 फीट में हम क्या क्या काम कर लेंगे, मेंटेनेंस भी तो देखना होगा। ऐसे थोड़ा ऊपर से पाइप डाल दिया तो उसमें अंदर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, ये भी आपको कंसिडरेशन होगा। एक और दूसरी टर्म होती है प्लेनम लेवल, वो कभी सुना है? देखो जी, उसके लिए ये वाली एग्जाम्पल देखो, ये सीलिंग है हमारी, ऊपर स्लैब है, सीलिंग से ऊपर ही होते हैं ना सारे केबल्स और HVAC के टर्मिनोलॉजीज एंड ऑल वो सब। तो ये हमारा प्लेनम स्पेस होता है जिसके अंदर हम सर्विसेज का सारा काम करते हैं। सीलिंग से और स्लैब के बीच वाला स्पेस हमारा प्लेनम स्पेस कहलाता है, प्लेनम लेवल। ठीक है, सारा वर्क हमारा यहाँ होता है सर्विसेज का। ये देखो, ये VAV है, इस VAV से एक फ्लैग डक्ट निकल करके सप्लाई दे रही है। ये रिटर्न के लिए यहाँ ग्रिल लगी हुई है और यहाँ भी ग्रिल लगी हुई है सीलिंग में भी। ऐसा नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि भैया वो फ्लैक्स डक्ट से ही कनेक्ट होगा, नहीं, आप सिंपली एयर टर्मिनल को प्लेस कर देते हो रिटर्न के लिए। उनके कनेक्शंस नहीं दिखाने ज़रूरी होते, क्योंकि करने भी ज़रूरी नहीं होते हर जगह। ठीक है, हम दोनों केस देखेंगे, अगर करना है तो कैसे करेंगे। और आप उसके लिए जितने भी देखो, आप हर जगह आपको वही चीज़ें दिखाई देंगी। ऊपर का स्पेस, ये हमारा पूरा प्लेनम लेवल है, ये लाइट्स लगी हुई हैं यहाँ पर सारी। उसके अलावा ये यही देख रहे थे हम, ये भी देख लिया आपने। यहाँ देखो, ये हमारा प्लेनम है पूरा। ठीक है, ये चल रहा है पूरा। ओके, सो ये 2 टर्म आपको पता होना ज़रूरी है। बिल्डिंग सर्विस, यहाँ आपको मल्टीपल चीज़ें दिखेंगी कि आप VAV यूज़ कर रहे हो। सिंगल डक्ट का VAV होता है बेसिकली वेरिएबल एयर वॉल्यूम। AHU से सप्लाई आती है VAV को, VAV से सप्लाई जाती है एयर टर्मिनल्स को। एयर टर्मिनल्स रूम में लगे होते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो अगेन डिज़ाइनर किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग वो डिज़ाइन कर रहा है, वो कैलकुलेशन कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ करना होगा। इन जनरल केस में हम देखें, हम लोग VAV सिंगल डक्ट यूज़ करते हैं। शिमेटिक टाइप कैसा है बिल्डिंग का? अब देखो, बिल्डिंग का शिमेटिक टाइप से मतलब ये होता है कि आप बिल्डिंग में जब हीट लोड कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपकी रूफ का मटेरियल क्या है, वॉल का मटेरियल क्या है, फ्लोर का मटेरियल क्या है, ये भी हर पार्ट कंसिडरेशन में होना चाहिए। हर एक मटेरियल और उसकी थिकनेस के अकॉर्डिंग उसका एक U फैक्टर होता है। वो U फैक्टर्स आपको कंसिडरेशन में लेने होते हैं हीट लोड कैलकुलेशन करते वक्त। अगेन ये काम वो कर रहा है जो HVAC डिज़ाइन करेगा, जो मॉडलिंग करेगा उसका ये काम नहीं होता। तो उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। जैसे रूफ है, रूफ के लिए आप यहाँ चेक करो, मल्टीपल कैटेगरीज दी गई हैं कि 6 इंच का अगर लाइट कॉन्क्रीट है तो U फैक्टर इतना हो जाएगा, 4 इंच है तो इतना हो जाएगा, 6 इंच हैवी कॉन्क्रीट है 2 इंसुलेशन के साथ तो U फैक्टर इतना हो जाएगा। तो उसकी कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हर वैल्यूज़ को आपको कंसिडर करना होता है। ये सारी वैल्यूज़ कंसिडर करेंगे। इनफिल्ट्रेशन क्लास देख सकते हैं आप, 3 ऑप्शन है, लूज़ है, मीडियम है या टाइट है। अब देखो, इन जनरल तो लूज़ केसेस होते हैं, हमारे जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स होते हैं वो तो मैक्सिमम लूज़ होते हैं। ऑफिस स्पेसेस जितना होता है वो सब मीडियम होते हैं। जो लेबोरेटरीज होती हैं, जैसे रिसर्च
कहीं पर चल रही है, कोविड की रिसर्च है, सपोज वैक्सीन चल कर टेस्ट होना है, तो वहाँ इन हाउस की इनर जो एयर है वो बेसिकली कंटेमिनेट हो जाती है, और वो कंटेमिनेटेड एयर को अगर रिटर्न लेके वो दोबारा सप्लाई करेगा तो वो तो खतरनाक है। तो उस केस में वो क्या करना है कि कंटेमिनेटेड एयर को जो रिटर्न वाले डिफ्यूजर होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और एग्जॉस्ट उसे फ्लश कर देते हैं एक तरीके से। तो बेसिकली जो टाइट का केस जो होता है 100% फ्रेश एयर का इंटेक होता है और इनर एयर का 100% एग्जॉस्ट होता है, 100% इन 100% आउट। वहां एयर का सर्कुलेशन रिटर्न नहीं होता। बात समझ में आई? हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो क्योंकि ऑफिस स्पेस हमने लिया तो हम मीडियम को ले लेते हैं, रिपोर्ट का टाइप हम स्टैंडर्ड रख लेते हैं। अब डिटेल्स पर आइए जरा। डिटेल्स में अगर आप जाएंगे, डिटेल्स में जाने के बाद इस डिफ़ॉल्ट को बड़ा कर लें आप, तो हर एक टाइप को डिफाइन करना है। जैसे ये मैकेनिकल है, ये वाला रूम 001 मैकेनिकल, ये मैकेनिकल रूम है बेसिकली हमारा। तो अगर मैं उसका स्पेस टाइप की बात करूं, उसका स्पेस टाइप कैसा है, क्योंकि हमें पता है वो एक मैकेनिकल रूम है, तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल रूम की कोई कंडीशन उसने यहाँ दी होगी आपको कि ऑफिस का स्पेस जो है वो कैसा है। होता ज़रूर है इसमें इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। ये रहा देखो, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल। अब देखो स्पेस टाइप से होता क्या है, जैसे आप स्पेस टाइप बदलते हो तो उसके कितने एरिया पर पर्सन की ज़रूरत होती है उस टाइप के हिसाब से। लाइटिंग लोड कितना होता है, पावर लोड अप्रॉक्स कितना चाहिए होता है, हीटिंग पॉइंट्स, कूलिंग सेट पॉइंट्स, उनके ऑफिस के टाइमिंग्स क्या क्या हैं, उसका एक अंदाज़ा लेकर अप्रॉक्सीमेशन उस थंब रूल के हिसाब से वो उसकी वैल्यूज़ को सेट कर लेता है स्पेस का टाइप कैसा है। तो इसी तरह आप हर एक स्पेस को सेलेक्ट करके उसका स्पेस टाइप डिसाइड कर सकते हो। जैसे वेटिंग एरिया है, अब वेटिंग एरिया कैसा होगा, जैसा हमारा काम कैसे करेंगे, हम सीधे नहीं बैठ पा रहे हैं जी। जैसे लेट से कोई हमारा वेटिंग एरिया है, तो वेटिंग एरिया जैसे होटल के लिए, मोटल के लिए, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हॉस्पिटल के लिए, हर तरह का वेटिंग एरिया है। ऑफिस का केस में तो वैसे ही होगा ना, जैसे होटल या मोटल्स वगैरह का वेटिंग एरिया होता है, तो हम उसी तरीके से यहाँ से वेटिंग एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमें 1 बाय 1 हर एक स्पेस टाइप को डिफाइन करना होता है। जब वो सारे डिफाइन कर देते हैं, हम सेटिंग्स को सेव कर सकते हैं अगर हमें उस वक्त एनालिसिस नहीं करना। लेकिन अगर करना है तो आपको वहाँ सेव सेटिंग्स के बाद कैलकुलेट पे क्लिक करना है। कैलकुलेट पर क्लिक करिए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, उसको प्रोसेसिंग करने दीजिए। वो प्रोसेसिंग करेगा, आपके सामने रिपोर्ट जनरेट कर देगा। जैसे ही रिपोर्ट जनरेट हुआ, आप उसमें नीचे की तरफ आइए, हर एक स्पेस नेम के सामने उसका कूलिंग एयर फ्लो आ जाएगा। हीटिंग एयर फ्लो आ जाएगा। विंटर्स में हीट की भी ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उसने बोला सर हमें ये CFM के अकॉर्डिंग वर्क करना है। हमने बोला ठीक है, अब रेविट पर वापस जाओ वहीं सीलिंग प्लान पर, और यहाँ आकर इस स्पेस को सिलेक्ट करो। स्पेस को सिलेक्ट करते ही अब आप ज़रा अपने मैकेनिकल वाली वैल्यूज़ पर आइए। आप देखिए स्पेसिफाइड सप्लाई एयर फ्लो में वही वैल्यू आ गई है जो कैलकुलेटेड में आ रही है। कैलकुलेशन कहाँ से आई, क्योंकि हमने एनालिसिस कर लिया। एनालिसिस करते ही उसने वैल्यू चेक कर लिया कि इस स्पेस में 196.05 CFM की ज़रूरत है, वही उसने स्पेसिफाई में मेंशन कर लिया। एक्चुअल कहाँ से आया, एयर टर्मिनल से। जहाँ कोई एयर टर्मिनल नहीं लगा होगा उसके अंदर आप देखो एक्चुअल में वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको ये पता है कितनी की ज़रूरत है, 115 समथिंग। अब हम देखो डेसिमल्स के साथ तो प्ले नहीं कर सकते, हमने बोला एक लमसम में वैल्यू ले लेंगे, राउंड फिगर। मतलब कि जो वैल्यू आ रही है
कैलकुलेटेड की, अगर उस कैलकुलेटेड से 15 CFM ज़्यादा या कम हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मार्जिनल वैल्यू, एक टॉलरेंस कितना एडाप्ट आप कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अब हमें इसके लिए एक एनालिसिस बनाना पड़ेगा, जैसे लाइटिंग एनालिसिस बनाया था। इसमें वो टर्म भी हम यूज़ कर लेंगे, डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा वो पैरामीटर। तो जैसे यहाँ क्रिएट होगा वैसे ही वहाँ क्रिएट होगा, बस आपको पता होना चाहिए किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी बात। ओके, सो वापस आते हैं, हम जाएंगे मैनेज टैब के अंदर, या हमने एनालाइज में ही आई थिंक शेड्यूल बनाया था। आप शेड्यूल पर क्लिक करेंगे, शेड्यूल पर क्लिक करके किसके अकॉर्डिंग होता है शेड्यूल, स्पेसिस के अकॉर्डिंग होता है। आप यहाँ जाएंगे ऊपर की तरफ, आप नाम दे देंगे हीटिंग एंड कूलिंग लोड एनालिसिस। ओके, आगे यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको ऐड करना है स्पेस का नंबर और नेम n, ये रहा नंबर और ये रहा हमारे पास नाम। उसके बाद आपको ऐड करना है हमारे पास लेवल कि किस लेवल का है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट होगा कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो, हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास रिक्वायरमेंट होगा एक्चुअल सप्लाई एयर फ्लो। कैलकुलेटेड और एक्चुअल में ही तो हमें कंपैरिजन करना है। अब हमने बोला देखो एक्चुअल जितना लग जाएगा, अब हमें एक्चुअल के हिसाब से कंपैरिजन करना है। यानी कि कैलकुलेटेड मतलब कितना चाहिए, एक्चुअल मतलब कितना लगा दिया। अगर मैं एक्चुअल से कैलकुलेटेड को सब्ट्रैक्ट करूं, वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो मतलब मैंने उतना ज़्यादा लगा दिया, अगर एग्जैक्ट 0 आएगी तो जितना चाहिए था उतना लगा दिया, अगर माइनस में आएगी तो मतलब उतना कम रह गया अभी। लेकिन एक मार्जिनल वैल्यू हम मान रहे हैं कि यार 15 CFM कम या ज़्यादा हो, यानी कि -15 से 15 CFM के बीच में अगर कोई वेरिएशन है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो चलेगा उतना। उसको सेट कैसे करते हैं, उसके लिए हमें एक पैरामीटर बनाना होता है डिफरेंस। हम यहाँ नीचे की तरफ देखो एक फंक्शन पैरामीटर है ऐड कैलकुलेटेड पैरामीटर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप उसको नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है। तो जैसे मुझे डिफरेंस नाम देना है, मैंने यहाँ डिफरेंस नाम दे दिया। डिसिप्लिन मेरा उस केस में इलेक्ट्रिकल था, इस केस में मेरा HVAC है। क्या है, एयर फ्लो। वहाँ क्या था, इल्यूमिनेंस। क्या करना है फॉर्मूला, मैंने बोला भैया एक्चुअल में से मुझे माइनस करना है, किसको, कैलकुलेटेड को। एक्चुअल एयर फ्लो माइनस कैलकुलेटेड सप्लाई एयर फ्लो, ये लिखना नहीं है, यहाँ से क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही आप ओके कर दीजिए, डिफरेंस बन गया। बनते ही आपने ओके कर दिया, जनरेट हो गया। अभी एक्चुअली जहाँ जहाँ है देखो एक्चुअली एक में आ रहा है क्योंकि वहाँ आपने प्लेस कर दिया था, तो ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि इतना ज़्यादा है। यहाँ ज़रूरत थी 196 की, आ रहा है 497.9, मतलब लगभग 500 mm आ रहा है, चाहिए था केवल 200 mm। ठीक है जी। हमने बोला कि यार वो हाईलाइट भी करें कुछ वैल्यूज़ को, जैसे हमने बोला माइनस से 15 से प्लस 15 CFM तक हम वेरिएशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होता है यहाँ फॉर्मेटिंग वाले में, डायरेक्ट जा सकते हो या किसी भी एडिट पे क्लिक करो, ऊपर भी तो यही ऑप्शन आते हैं, यहाँ से फॉर्मेटिंग पे चले जाओ। फॉर्मेटिंग पे जाने के बाद डिफरेंस की हमें एक कंडीशन लगानी है, कंडीशनल फॉर्मेट। वो कंडीशन क्या है, हमने ये बोला कि अगर डिफरेंस नॉट इक्वल ना हो, किसके इक्वल ना हो, -15 से और 15 CFM के बीच में वैल्यू ना हो, तो क्या करें, उसको हाईलाइट कर दे बैकग्राउंड से। बैकग्राउंड कलर क्या लगाए, जो आप असाइन करोगे वो लगा देगा। आपने ओके किया, फिलहाल वो सब पे लगा देगा क्योंकि कहीं भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है। ठीक है बात। अब बात करते हैं मैच होगा कैसे। हमने देखा यहाँ इस स्पेस में हमारी रिक्वायरमेंट है, तो बेटर है आप थोड़ा सेंट्रलाइज रखने की कोशिश करें। और अगर ध्यान से देखना है तो एक बार ज़रा फ्लोर प्लान पे जाके देखो डोर कहाँ है, डोर वहाँ है, तो ज़्यादा रिक्वायरमेंट पीछे की तरफ होगी। तो सीलिंग मैकेनिकल पे जाइए, आप थोड़ा यहाँ मेंटेन रखिए क्योंकि वहाँ लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है, आपने लगा दिया। लगाने के बाद इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसका फ्लो कितना आ रहा है, मुझे कितना चाहिए
190 समथिंग। मैंने बोला यार 200 CFM की सप्लाई दे दो बस यहाँ, सफिशिएंट। अब जैसे मैंने बोला -15 से 15 CFM तक का तो वेरिएशन है। अब मैं कहाँ डेसिमल्स में एग्जैक्ट मेंटेन कर सकता हूँ, मुझे जो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मैंने अप्रॉक्सीमेशन में उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया 200 CFM। आप बोलोगे सर 190 भी तो कर सकते थे, कम क्यों करें जब अवेलेबिलिटी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा कर दो 1-2 CFM। अब ये सेफ आ गया। अब आप देखो एनालिसिस पर जाकर वो वाइट हो गया, यानी कि वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब वापस जाते हैं, हम बात करते हैं इस स्पेस की। इस स्पेस की हमारी रिक्वायरमेंट है 115 का मतलब यह है यहाँ भी मेरा एक ही से ही काम हो जाएगा। अगेन मैं चेक करूँगा इसका डोर कहाँ है, इसकी ये तो बहुत बड़ी ओपनिंग ले रहा है, तो मुझे यहाँ तो सेंट्रलाइज ही करना पड़ेगा। सेलेक्ट करके मैं इसी को सिमिलर जा सकता हूँ और मैंने उसे सेंट्रलाइज कर दिया। यहाँ इसको सेलेक्ट किया, रिक्वायरमेंट कितनी थी इसकी 120 CFM, मैंने इसको पकड़ा और इसको मैंने बोल दिया यहाँ मुझे ज़रूरत है 120 CFM। ठीक है बात। सेम इसी तरह मैंने इस स्पेस को चेक किया, इस बार बड़ा थोड़ा स्पेस देख लेते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ है 252 CFM। हालांकि आप बोलोगे सर एक से काम चल जाएगा, लेकिन आप ज़रा इसकी शेप चेक करो, कम से कम 2 आपको यहाँ प्लेस करने पड़ेंगे वैल्यू को मैनेज करने के लिए, जिससे जो डिस्ट्रीब्यूशन है सप्लाई का वो इवन हो पाए। थोड़ा एक से इवन नहीं हो सकता। तो हमने बोला कि ठीक है हम सिमिलर करते हैं, एक यहाँ प्लेस कर देते हैं और एक यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। अब ज़रा टोटल रिक्वायरमेंट थी 200 समथिंग 252, तो यानी कि एक को 130 CFM दे दो मैक्सिमम। हो गया। अब यहाँ जा करके चेक करो आप, इस तरीके से जब सारी वाइट हो जाएंगी तो मतलब आपने जो वर्क करना है वो डन हो गया। सारे टर्मिनल्स इस तरह आप शिट चार्जिंग पे तो लगा हुआ था, पहले तो सेव हो जा। ओके अब वापस जाते हैं। तो इसी तरह हमें हर एक को कवर अप कर लेना है, बाकी चीज़ें चेक कर लें। इसी प्लान पर हैं जब तक हम, तो इस क्वार्टर को कंप्लीट कर लेता हूँ मैं, ठीक है, इस वाले पूरे को। इसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं जी, 33 CFM की केवल रिक्वायरमेंट है। तो हमारा यहाँ का रिक्वायरमेंट था 33 पॉइंट समथिंग, तो इसको दे देते हैं हम लोग 40 CFM। ये फ़ोन रख दो, बातों से ध्यान रखो, ये इशारों की बातें बहुत हो चुकी, ठीक है, इधर ध्यान दे लो। ये है हमारा 106.44, तो हमारे पास यहाँ की रिक्वायरमेंट है 110 और 120 पॉइंट समथिंग। इसे 120 ही रहने दो, मोर देन इनफ है। ये हमारा कुछ इस क्वार्टर को हमने कंप्लीट किया। ये सारे जो टर्मिनल्स हैं दिस आर सप्लाई, जो सप्लाई दे रहे हैं। अब सप्लाई कहीं ना कहीं से इनको भी तो मिलेगी, वो सप्लाई मिलेगी VAV से। अब VAV भी कहीं प्लेस होगा, तो हमने अगर इनकी हाइट चेक की वो तो 2438 पर प्लेस्ड है। वो VAV आता है, कहलाता है मैकेनिकल कंपोनेंट। आप अपने सिस्टम्स पर जाएंगे, सिस्टम्स टैब में आपको मिलता है मैकेनिकल इक्विपमेंट। जब आप मैकेनिकल इक्विपमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको VAV मिल जाएंगे। अब इनलेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट सिलेक्शन जो भी डिज़ाइनर ने आपको प्रोवाइड किया गया होगा, आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ वो कंपोनेंट सेलेक्ट करेंगे। उसको कहाँ प्लेस करना है,
सीलिंग के ऊपर ही प्लेस करना है हमें भी प्लीनम की स्पेस के अंदर। अब 2438 पर तो सीलिंग ही है, हमने बोला यार इसको प्लेस करते हैं 2750 पर, ठीक है। और तो यार रिक्वायरमेंट हमारे वो देखना होगा ना स्पेस कितना है, तो आप चेंजेस कर ही सकते हो। पहले देख तो लो, अभी डक्ट वगैरह बनेंगी, कनेक्शन होंगे, स्पेस यूटिलाइज होगा, हमें अगर स्पेस दिखेगा हम नीचे कर देंगे, नहीं दिखेगा हम नहीं करेंगे, पूरा स्पेस को एनालाइज कर पाएंगे ना। ओके, तो यहाँ जहाँ भी हमें इसे प्लेस करना है किसी भी पैसेज पे, बेसिकली यहाँ डोर है केवल, तो डोर के ऊपर सीलिंग में जगह तो होगी, काफ़ी स्पेस बचेगा, तो हम यहाँ प्लेस कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं। हमने इसको सेलेक्ट किया और चेक किया कि यार आउटलेट इधर है, हमने ठीक है यार यहाँ से हम आउटलेट ऐसे ले जाएंगे, ऐसे ले आके इससे सप्लाई दे देंगे, इस पोर्शन को भी इस पोर्शन को भी। तो हमने बोला ठीक है, एक सिस्टम इसको सेलेक्ट करें, ये इसका आउटलेट है, अगर मैं क्लिक करूं तो देखो इससे डक्ट बननी शुरू हो गई। अब क्या है, ये तो मुझे मैं मैनुअली बनाऊंगा फिर तो पूरी। हमने बोला कि नहीं यार, मुझे देखना है कि सॉफ्टवेयर क्या सजेशन देता है मुझे रूटिंग के, डक्ट रूटिंग के ऑप्शन क्या देता है। तो उसके लिए पहले एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। एक एयर टर्मिनल को सिलेक्ट किया, ऊपर देखो एक सिस्टम क्रिएट करने का ऑप्शन आता है, आपने क्लिक किया, वो कह रहा है सप्लाई एयर मैकेनिकल सप्लाई एयर, मैंने बोला Q1 ग्राउंड फ्लोर, नाम मैंने नाम दे दिया जानबूझ के उसको, जिससे मुझे डायग्नोज हो पाए ये मेरा एक क्वार्टर पार्ट है ना, एक चौथाई पार्ट है बिल्डिंग का और ग्राउंड फ्लोर का है, तो मैंने नाम दे दिया उसको, एक तरीके से नाम से मैं समझ पाऊँ कि कौन सा है। मैंने ओके कर दिया। अब एडिट सिस्टम, मैंने बोला ये और ये सब इसी के पार्ट हैं, और इक्विपमेंट कौन सा है जिससे कनेक्ट करना है, ये मैंने बोला फिनिश कर दो। पूरा ब्लू क्या रिप्रेजेंट करता है, सप्लाई सिस्टम को। वो डक्ट तो दिख नहीं रहा। मैजेंटा रिप्रेजेंट करता है रिटर्न को, ग्रीन कलर रिप्रेजेंट करेगा एग्जॉस्ट को। 3 स्टैंडर्ड कलर्स होते हैं, ब्लू सप्लाई के लिए, मैजेंटा रिटर्न के लिए, मैजेंटा या रेड काइंड ऑफ आप देख सकते हो, वो हमारा रिटर्न को रिप्रेजेंट करता है, और ग्रीन कलर एग्जॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है। हमने बोला ठीक है सर, सिस्टम तो क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हो गया, आप कहीं पर भी कर्सर लेकर जाइए, टैब की दबाइए, जैसे आप किसी स्विच कनेक्शन या पावर कनेक्शन पर करते हैं, तो पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो जाता है ना एक साथ। ऊपर एक ऑप्शन देता है जनरेट लेआउट, क्या ऑप्शन देता है, जनरेट लेआउट। अगर हम जनरेट लेआउट पर क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही वो हमें कुछ ऑप्शंस दिखाएगा। देखो ये जा रहा है, ये ऐसे सप्लाईज। हमने बोला यार कुछ और ऑप्शन दिखाओ, तो वो टोटल देखो 1 of 5 नेटवर्क के 5 ऑप्शन दिखा सकता है। चेक करते हैं सेकंड, ये कुछ सप्लाई सिस्टम है सेकंड के लिए। हमने बोला ठीक है, कोई और ये एक ऑप्शन है, कोई और ये ऑप्शन है, कोई और ये ऑप्शन है। वैसे तो 5 में से कोई भी ठीक नहीं है, सब बेकार है। अगर आप थोड़ा बहुत चेक करो तो सेकंड नंबर पर तो आप जा सकते हो, है ना। इस पर अब 2 तरीके हैं, आप इसको अडेप्ट करना चाहते हो आप अडेप्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर भी यहाँ प्रॉब्लम आएगी, यहाँ इतना स्पेस नहीं है कि वो इसके और इसके यहाँ फिटिंग्स अरेंज नहीं हो पाएंगी सारी एक साथ, ठीक है। तो इन जहाँ कहीं प्रॉब्लम आए उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करना है आप वो भी यहाँ चेक कर सकते हैं। वही प्रॉब्लम यहाँ भी आ सकती हैं, फिटिंग्स वाली आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा अप्लाई करने के बाद। सेकेंडली ये रेक्टेंगुलर डक्ट डायरेक्ट जाके या टर्मिनल में लग जाएगी, बट ऐसा होता नहीं है, एक उसके पास जाकर रोकती जाती है, उसके बाद एक फ्लेक्स डक्ट जाती है एयर टर्मिनल में कनेक्ट होती है फ्लेक्स डक्ट, क्योंकि फ्लेक्स के अंदर मूवमेंट हो सकता है आगे पीछे ऊपर नीचे अलाइनमेंट के लिए, तो फ्लेक्स डक्ट हमें इनेबल करनी पड़ेगी। बट फ्लेक्स डक्ट ऐसा नहीं है आपने मेन डक्ट से एक फ्लेक्स डक्ट लेके आए 10 फीट की और लाके उसमें लगा दी, नहीं। मैक्सिमम फ्लेक्स डक्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं 6 फीट के अराउंड, इन जनरल केस में 4 फीट तक यूज किया जाता है फ्लेक्स डक्ट की लेंथ। अगर आप सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स पर जाने के बाद आपको मिलता है मेन डक्ट्स की हाइट 2750। उसने क्यों लिया, क्योंकि आपका जो VAV आपने प्लेस किया था वो 2750 पर ही प्लेस किया था। उसके बाद जो ब्रांच है, ब्रांच में भी 2750 है, लेकिन फ्लेक्स डक्ट सेलेक्टेड नहीं है, और आप देखो मैक्सिमम 1800 ले रहा है, मतलब 6 फीट, क्योंकि मैक्सिमम मैंने क्या बोला 6 फीट ही ले सकते हैं।
अगर आपने बोला नहीं मुझे फ्लेक्स यूज़ करनी है और मैक्सिमम यूज़ करनी है मुझे 1200 से ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप ओके कर दीजिए। अब अगर मैं फिनिश करूँगा तो वो फ्लेक्स डक्ट की साथ कनेक्ट करेगा, ना कि डायरेक्ट। हमने बोला ठीक है फिनिश कर दो, तो जो सिस्टम भी आपका था लास्ट टाइम उसने वो पूरा तो बना दिया, लेकिन यहाँ दिक्कत आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। हमने बोला ठीक है यार फ्लेक्स डक्ट लगी हुई है ना, तो ज़रूरी नहीं है इनका अलाइनमेंट ऐसा ही रहे, आप इसको मैनेज कर लो। आप इसको ऐसे बोलो कि भैया आप यहाँ रुको ज़रा थोड़ी देर, आप यहाँ से हटाओ, आप इसके एंड पे राइट क्लिक करके ड्रॉ डक्ट करके यहाँ कनेक्ट कर दो इसको, और हम इसको यहाँ से इनेबल्ड करें, और अब इसको डक्ट को ड्रॉ करें, इसको थोड़ा और मिनिमाइज करते हैं और अलाइन कमांड लगाएं, इसके साथ इसको अलाइन कर दो। ये फ्लेक्स डक्ट है, ये यूज़ हो सकती है। अब इसको लाओ मर्ज कर दो, मर्ज नहीं हुआ तो एक काम करो इसे हटाओ, कुछ साइज का वेरिएशन रहा होगा, ड्रॉ डक्ट इसमें जोड़ हो गया जी। आप चाहें तो 3D में भी जाके देख सकते हैं। हर जगह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ देखो क्या मैस हो रहा है। फ्लेक्स डक्ट्स कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं। ये तो 2438 पर, यानी कि आपको अगर बात करें आप डक्ट की, तो डक्ट आपको और ज़्यादा ऊपर करनी पड़ेंगी। डक्ट की हाइट अगर मैं आपको एलिवेशन पर लेकर जाता हूँ, एलिवेशन पर जाकर आप देख सकते हैं आपके पास तो बहुत स्पेस है। अभी मैंने एक डक्ट को सेलेक्ट किया, मतलब कर्सर लेकर गया, टैब की दबाया, पूरा सिस्टम सेलेक्ट हो गया। अब मैं ऊपर फिल्टर पर गया, क्योंकि मुझे केवल डक्ट सेलेक्ट करनी है, नन केवल डक्ट सेलेक्ट करो, ओके। डक्ट सेलेक्ट करके 2750 से मैं उनको ले गया 3150, अप्लाई। अब ये भी ऊपर चला गया डक्ट के साथ। अब आप 3D में जा करके देखो, और क्लियर स्पेस भी मिल गया, कॉलिजन भी नहीं है। तो ये इश्यूज आपके ख़त्म हो जाते हैं अगर आप चीज़ों को 3D में एनालाइज करते हुए चलेंगे। अब देखो हमने देखा कि यार स्पेस है हमारे पास, यानी कि अगर मैं पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करके फ़िल्टर पर जाता हूँ, वापस से डक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो अगर मैं इसको 3050 पर भी लेकर जाऊँ तो मैं एक बार क्रॉस चेक कर सकता हूँ। हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो फालतू में नहीं बढ़ाया मैंने, जितनी मेरी रिक्वायरमेंट थी उतना मैंने इंक्रीज़ किया और मेरा डन हो गया, मेरा पूरा सेटअप बन गया। बात क्लियर है? yes, जब पूरा सेटअप बन गया, अब मैं वापस जा रहा हूँ अपने प्लान पर, जो सीलिंग है मेरा। यहाँ जा कर के मैं देखूँ अभी हर एक डक्ट का जो साइज़ है वो सेम है, लेकिन ऐसा तो नहीं होगा भाई। इनिशियली एयर ज़्यादा जाएगी, जैसे जैसे एयर की सप्लाई जाती जाएगी आगे एयर की रिक्वायरमेंट घटती जाएगी। डिमांड हो उस हिसाब से पाइप का वो। हमने बोला कि एक काम करो यार, पूरे सिस्टम को सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके ऊपर ऑप्शन आता है डक्ट और पाइप साइजिंग, क्लिक करो। अब वो साइजिंग किस मेथड के थ्रू करना चाहते हो, वेलोसिटी मेथड के थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू, स्टैटिक रीगेन के थ्रू, क्या करना चाहते हो। हमने डिफ़ॉल्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग ही रखा जो भी साइजिंग है। हमने बोला कि भैया जो कैलकुलेटेड साइज ओनली, इसके अकॉर्डिंग ही आप सारा कैलकुलेट करो। आप जैसे ओके करोगे वो सारी डक्ट को रिसाइज करेगा कैलकुलेशन के हिसाब से, जहाँ जैसी रिक्वायरमेंट है उसने उसी के अकॉर्डिंग उनको कम और ज़्यादा कर दिया। कम और ज़्यादा करने के बाद भी आप एक और काम कर सकते हैं। अगर आप एनालाइज टैब पर जाएं, एनालाइज टैब में यहाँ एक ऑप्शन होता है चेक डक्ट सिस्टम।
अगर आप चेक डक्ट सिस्टम को ले जा कर के क्लिक करोगे चलो इसका दूसरा एक ऑप्शन होता है हमारे पास इंस्पेक्टर, वो कहाँ आता था। अगर मैं डक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर की तरफ देखो एक सिस्टम इंस्पेक्टर आता है, ये इंस्पेक्ट करता है बेसिकली। देखो बता रहा है ना, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है, इससे इधर जा रहा है। यहाँ कलर बना रहा है अलग अलग है, मतलब जहाँ प्रेशर लॉस ज़्यादा है वो रेडिश दिखा रहा है थोड़ा, जहाँ प्रेशर लॉस कम हो जाता है वहाँ ब्लू कर देता है। तो ये आपको हाई प्रेशर लॉस और लो प्रेशर के रीजन्स को डायग्नोज करने में आपकी हेल्प करता है। इस तरीके से आप अपना जो डक्ट रूटिंग है उसको क्रिएट कर सकते हैं स्पेस टाइप के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। आगे चलकर आप देखेंगे यार इसको बहुत कम रिक्वायरमेंट है, इसको आपने सेलेक्ट किया, आपने देखा यहाँ पर डायमीटर के ऑप्शंस हैं आपके पास, उसको छोड़ देते हैं। आप अगर चाहते हैं आपको इसको रिड्यूस करना है आप उसको रिड्यूस कर दीजिए। ठीक है बात जी सर। तो अपनी रिक्वायरमेंट जो भी है हमारी, हम उसी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो ये कनेक्ट नहीं हो रहा ये क्या लेवल 1 के पास जो ये? हाँ वही है ना, डायमीटर का डिफरेंस आ रहा है, तो थोड़ा बहुत प्लेसिंग में आपको वेरिएशन करना पड़ सकता है, उसी के अकॉर्डिंग वो कनेक्शन हो गया, इतना गैपिंग नहीं मिल पा रहा उसको। घूमने के लिए। ठीक है, तो ये सब ऑप्शंस हैं, आप इस तरीके से अपने वर्क को यूटिलाइज कर सकते हैं। सप्लाई सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, सप्लाई सिस्टम्स को क्रिएट करिए और